हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए कहानी लाए हैं दादी और पोते की कहानी। अपनी दादी के लिए पोते का प्यार। जब पोते ने अपनी बूढ़ी दादी पर किए अत्याचारों का बदला माँ बाप से लिया, अंगूरी जी अपनी बहू मीरा से हाथ जोड़कर बहू बस मुझे एक रोटी दे दे, बहू भूख लगी है। मीरा चिल्लाकर बोली, हट बुढ़िया, मैं तेरी नौकर हूँ क्या जो तेरे लिए रोटी बनाती रहूं? नहीं है तेरे लिए कोई रोटी वोटी। चुपचाप अपने कमरे में चली जा बुढ़िया, नहीं तो आकर तुझे बहुत मारूंगी। दिमाग खा रखा है इस बुढ़िया ने मेरा, हमेशा चिल्लाती रहती है, रोटी दे दे रोटी दे दे। अंगूरी जी बहुत मरी हुई सी आवाज़ में बोली, बहू बस एक रोटी दे दे। ये सुनते ही मीरा को इतनी तेज गुस्सा आया कि कमरे से उठकर अपनी सास के कमरे में आई और अपनी सास के 2 थप्पड़ जड़ दिए और चिल्लाकर बोली, अगर अब की बार मुझसे रोटी मांगी तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी। बुढ़िया किसी को भी चैन से नहीं रहने देती। पहले अपने पति को चैन से नहीं जीने दिया तो अब वो भी मुझे यहाँ छोड़कर भाग गया, और अब तू मुझे चैन से नहीं जीने दे रही। लेकिन मुझे अपने पति की तरह मत समझना कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। बुढ़िया मैं तो उल्टा तुझे ही यहाँ से भगा दूँगी, पर खुद नहीं भागूँगी। मीरा अपनी सास को बुरा भला कहकर अपने कमरे में चली गई। अंगूरी जी अपने गाल को पकड़े हुए ज़ोर ज़ोर से रोए जा रही थी। उनकी आंखों से लगातार आंसुओं की बारिश हो रही थी। तो एक भूख का दर्द ऊपर से बहू की उन हड्डियों का बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आज अंगूरी जी अपने ही घर में अपनी बहू के हाथों से मार खा रही थी। ये दर्द उनका और दिमाग झेल नहीं पा रहा था। अंगूरी जी अपने कमरे में कोने में एक दीवार से लगी हुई बैठी थी। बहू ने इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा था कि उनके कान में असहनीयता पीड़ा हो रही थी। अपनी बेबसी और लाचारी पर आज उन्हें बहुत रोना भी आ रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। अंगूरी जी ने पति राजवीर सिंह जी की एक सरकारी कर्मचारी थे। राज सिंह जी और अंगूरी जी ने एक ही बेटा था जिसका नाम रोहित और बहू का नाम मीरा था। रोहित का भी एक ही बेटा था जिसका नाम आर्यन था। राज सिंह सीधे साधे दयालु एवं सज्जन व्यक्ति थे। अंगूरी जी उन्हें हमेशा ताने मारती रहती थीं। घर में तो कोई भी काम खराब हो जाता तो उसका सारा दोष अपने पति पर डाल देती, क्योंकि वह अपने बेटे बहू और पोते से अत्यधिक प्रेम करती थी। प्रेम तो राज सिंह जी भी सबसे करते थे, खासकर अपनी पत्नी अंगूरी जी से अत्यधिक प्रेम करते थे, लेकिन कभी जता नहीं पाए, इसलिए उनकी हर बात चुपचाप सुन लिया करते थे। परंतु जब से राज सिंह जी रिटायर हुए थे और घर में रहने लगे थे, तब से अंगूरी जी उन्हें बात बात पर टोका करती। धीरे धीरे उनका मन विचलित होने लगा और खुद को दोषी समझने लगे। राज सिंह जी अपने पोते आर्यन से अधिक प्रेम करते थे। आर्यन को दिल्ली में जॉब मिल गई थी और उसी के गए हुए भी 4 महीने हो चुके थे। जब तक उनका पोता आर्यन घर पर था तब तक राज सिंह जी का मन घर में लगा रहता था, परंतु जब से आर्यन दिल्ली चला गया, राज सिंह जी का घर में दिल नहीं लगता। अब उन्हें घर काटने को दौड़ता। ऊपर से अंगूरी जी उनसे झगड़ती रहती। एक दिन राज सिंह जी एक पत्र लिखकर रात के अंधेरे में घर छोड़कर चले गए। सुबह को जब अंगूरी जी ने देखा तो उन्हें जेब पर एक पत्र मिला। मोबाइल ATM कार्ड रखा हुआ था।
अंगूरी जी पत्र उठाकर पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था, अंगूरी, मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। अंगूरी, मैं तुमसे और अपने बच्चों से अत्यधिक प्रेम करता हूँ, परंतु मैं ये कभी जता नहीं पाया। तुमने कभी मेरे प्यार को समझा ही नहीं। मैंने इस घर के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अपने जीवन में पहले कभी कोई गलत काम नहीं किया। सीधे काम पर जाता था, पूरे दिन काम करता था और अपने घर लौट आता था, और जो भी कमाता था वो तुम्हारे हाथ में लाकर रख देता था। फिर भी तुम मुझे हर काम के लिए दोषी समझती थी। मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। और मैं अपना एटीएम कार्ड, मोबाइल यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। हर महीने जो मेरी पेंशन आती उसमें एटीएम कार्ड में से तुम निकाल लिया करना। मेरे जाने के बाद भी तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तुम और बच्चे हमेशा खुश रहना। पेंशन की रकम तुम्हें हर महीने मिलती रहेगी, इसलिए मैं जब तक जीवित रहूँगा ऑफिस में जाकर साइन करता रहूँगा। अगर पेंशन आनी बंद हो जाए तो समझ लेना अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। आपका भागा पति, राज सिंह। पत्र पढ़ते हुए अंगूरी जी के होश उड़ गए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राज सिंह जी उनकी बातों को दिल पर लगा लेते हैं। वो तो अपने बेटे और बहू को बचाने के लिए सारा दोष उन पर लगा देती थी। राज सिंह जी के जाने के बाद उनके बेटे ने मोबाइल और एटीएम कार्ड अपने पास रख लिया। अंगूरी जी अपने पति के जाने के सदमे से टूट चुकी थी, और आर्यन भी यहाँ नहीं था जो अपनी दादी को संभाल लेता, क्योंकि आर्यन अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता था और दादा दादी भी आर्यन पर जान छिड़कते थे। राज सिंह जी और आर्यन के जाने के बाद अंगूरी जी के बेटे और बहू ने उनके साथ बहुत गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया। उनकी बहू कितनी ही बार उन्हें खाना नहीं देती थी और कभी कभी अंगूरी जी पर हाथ भी उठा देती थी। आज भी यही हुआ था। अंगूरी जी भूखी थीं और अपनी बहू से खाने के लिए एक रोटी मांगी तो बहू ने उनको 2 थप्पड़ मारकर चली गई। आज उन्हें अपने पति राज सिंह जी की बहुत याद आ रही थी। उन्हें अपनी गलती का बहुत एहसास हो रहा था। जिस पति को उन्होंने कभी समझा नहीं, वही पति उनके ढाल भी थे। उनके जाने के बाद बेटे और बहू ने उनकी ज़िंदगी नर्क बना दी थी। राज सिंह जी तो घर में उनकी इज्जत थी। राज सिंह जी ने तो घर में अब उनकी कोई इज्जत नहीं थी। इस घर में जिंदा लाश की तरह बन चुकी थी। आर्यन को गए हुए दिल्ली 1 साल हो चुका था और आज 1 साल बाद वह दिल्ली से अपने घर लौट रहा था। दिल्ली जाकर आर्यन अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया। रोहित और मीरा ने आज तक उनके दादा दादी के बारे में नहीं बताया था। आर्यन फ्री होकर घर फ़ोन करता और अपने दादा दादी के बारे में पूछता तो दोनों माता पिता को कोई न कोई बहाना बना देते थे। इतने दिन बाद वापस आने की आर्यन को बहुत ज़्यादा खुशी थी। उसने अपने घर में भी यह खुशखबरी दे दी थी। आज सुबह से ही मीरा बहुत ज़्यादा खुश थी। अपने बेटे के घर आने की वजह से वह खुशी से नहीं समा रही थी। सुबह से ही मीरा किचन में घुसी हुई थी और तरह तरह के पकवान बनाने में लगी हुई थी। पकवान बनाने में उसे भी याद नहीं रहा
कि उसने अपनी सास को कल से खाना नहीं दिया, और अगर आर्यन को पता चल गया तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। वह तो बस खुशी खुशी सब कुछ किए जा रही थी। आर्यन दिल्ली से निकलकर घर पहुंच गया। उसने धीरे धीरे से घर का दरवाज़ा खोला और बड़ा उत्साहित होकर घर के अंदर आ गया। अपनी मम्मी पापा से मिलने के बजाय पहले अपने दादा दादी से मिलने को अधिक उत्साहित था। आज तो मैं 1 साल बाद वापस आया हूँ। दादा दादी तो खुशी से झूम उठेंगे। सोचते हुए आर्यन दादा दादी के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसकी मम्मी बाहर आई तो आर्यन को देखकर बड़ी खुश हुई। आर्यन ने मम्मी को प्रणाम किया। उसे दादा दादी के कमरे की तरफ जाते हुए देखकर मीरा घबरा गई और जल्दी से बोली, बेटा अपने कमरे में चल, इधर क्यों जा रहा है। उसकी मम्मी उसे बोलती ही रही, किंतु आर्यन दादा दादी के कमरे की ओर बढ़ता चला गया। उसकी मम्मी ने उसे रोकती रह गई, परंतु वो नहीं रुका और दादा दादी के कमरे में जा घुसा। जैसे ही आर्यन कमरे में घुसा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके दादा दादी के कमरे में अंधेरा था और बदबू आ रही थी। आर्यन आगे बढ़ा और कमरे की लाइट ऑन करने लगा, मगर उस कमरे की लाइट ऑन नहीं हुई। फिर उसने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की। कमरे के अंदर का नज़ारा देखकर आर्यन चकित रह गया कि सारे कमरे में गंदगी ही गंदगी थी। कई महीनों से कमरे की सफाई नहीं हुई थी। सारे मैले कुचैले कपड़े इधर उधर पड़े थे। आर्यन ने मोबाइल फ्लैश लाइट कमरे में इधर उधर मारी तो एक कोने में पड़ी हुई उसे अपनी दादी नज़र आई। आर्यन दादी के पास पहुंचा और दादी को हाथ लगाया। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। दादी डरी हुई सहमी हुई नीचे गर्दन करके चिल्लाए जा रही थी। तो आर्यन चकित रह गया। दादी के पैरों को हाथ लगाते हुए आर्यन बोला, दादी मैं आपका आर्यन। दादी देखो मैं आ गया हूँ। दादी ने गर्दन उठाकर उसका चेहरा देखा तो उसे देखते ही प्यार करने लगी। मेरा आर्यन, मेरा बच्चा, तू इतने दिनों से क्यों नहीं आया। और कहते कहते फूट फूट कर रोने लगी। आर्यन ने सबसे पहले दादी को उठाया और अपने कमरे में ले गया। उसकी मम्मी ये सब देखकर तिलमिला उठी। आर्यन ने दादी को अपने कमरे में अपने बेड पर लिटा दिया और उसके पास बैठ गया। दादी आर्यन से बोली, बेटा बहुत तेज भूख लगी है, थोड़ा सा खाना दे दो। दादी की यह बात आर्यन को रोने लगा और दौड़ा दौड़ा रसोई में गया। उसकी आने की खुशी में माँ ने जो बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए थे वही थोड़ा थोड़ा सा थाली में लेकर अपनी दादी को ले जाने लगा, तो उसकी माँ ने उसे रोकने की कोशिश लगी। आर्यन ने अपनी माँ के हाथों को छुड़ाकर जल्दी जल्दी थाली लेकर चला गया और जाते ही दादी को सहराते हुए उठाकर खुद अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। दादी को खाना खिलाते खिलाते आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे और सोचने लगा, ये वही दादा दादी हैं जो बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर सबको खिलाती थीं, और आज वही दादी खाने को तड़पती हुई अंदर कोठरी में पड़ी हुई थी। आर्यन को दादी को खाना खिलाता रहा और रोता रहा। उसकी दादी पागलों की तरह खाना खाती रही। जब उसका पेट भर गया तो आर्यन ने थाली रखी और उसका मुंह अपने हाथों से साफ किया और उसकी गोद में लेट गया। दादी अब आप ठीक हैं ना? आर्यन ने अपनी दादी से पूछा।
तो दादी ने कहा, हाँ बेटा, अब मैं ठीक हूँ। मेरे बच्चे, अब तू आ गया है ना, तो मैं ठीक ही हूँ। पर मुझे एक बात तो बता, तू इतनी जल्दी क्यों नहीं आया? इतने दिनों में क्यों आया? क्या तुझे हमारी याद नहीं आई? दादी आती थी ना, आप और दादाजी बहुत याद आते थे, लेकिन दादी क्या करूं, मैं आ नहीं सकता, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। लेकिन अब आ गया हूँ ना, अब आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन दादी, ये तो बताओ, दादाजी कहाँ हैं? किसी काम से गए हैं क्या? इधर जब से आया हूँ तो वो दिखाई नहीं दिए, आर्यन ने दादी से कहा। दादी सुनते ही दादी जोर जोर से रो पड़ी। आर्यन ने दादी को चुप कराया और कहा, दादी आप क्यों रो रही हैं? दादाजी कहाँ हैं? सब ठीक तो है ना? दादी चुप नहीं होती। आर्यन उन्हें सीने से लगाकर चुप करता रहा। थोड़ी देर में दादी चुप हो गई और बोली, बेटा क्या बताऊं, तेरे दादाजी को घर छोड़ते हुए 8 महीने गुजर चुके हैं, आज तक वापस लौटकर नहीं आए हैं। मेरा आंखें उन्हीं की राह देखते देखते थक गईं। बेटा, तेरे दादाजी के जाने के बाद मेरे जीवन नर्क बन चुका है। मैं तेरे दादाजी से लड़ती झगड़ती थी, जब तक वो मेरे साथ थे तो उनकी कदर नहीं हुई। आज वे साथ नहीं हैं तो उनकी कमी, उनका प्यार और उनकी कदर का एहसास हुआ है। वह एक पत्र, मोबाइल और अपना एटीएम कार्ड मेरे पास छोड़कर गए। मेरे बच्चे, मैं तुझे क्या बताऊं, उनके बिना कैसे जीवन व्यतीत कर रही हूं, क्योंकि उनके जाने के बाद कई दिन तक मुझे खाना नहीं मिलता। दादी रोते हुए सब कुछ आर्यन को बताए जा रही थी। ये सब सुनकर आर्यन चौंक गया। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। आर्यन बोला, दादी जी, वह पत्र मुझे दिखा दो। और आपको कौन मारता है? दादी बोली, मुझे कोई नहीं मारता। आर्यन ने दादी का हाथ अपने सर पर रखा और बोला, आपको मेरी कसम है दादी, मुझे बताओ आपको कौन मारता है? दादी उसके सर से हाथ अपना हटाकर बोली, बेटा मेरी ही गलती होती है जो तेरी माँ का हाथ मुझ पर उठ जाता है। यह सुनते ही आर्यन की आंखों में अंगारों की तरह लाल हो गईं और माथे पर बल पड़ गए। आर्यन खड़ा हुआ तो दादी उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास बैठा लिया। उसका हाथ अपने सर पर रखकर बोली, तुझे मेरी कसम है मेरे बच्चे, जो तूने किसी से कुछ भी कहा। ठीक है दादी, आप कह दी तो छोड़ देता हूँ। तभी उसकी मम्मी उसे खाने के लिए आवाज़ लगाने लगती है तो आर्यन ने खाना खाने से साफ इनकार कर दिया। किंतु दादी के कहने पर दादी को आराम से लिटाकर खाना खाने के लिए चला गया। उसकी माँ उससे बातें करना चाहती थी, लेकिन आर्यन ने चुपचाप खाना खाया और अपने कमरे में आया। वह दादी को सोता देख कमरे का दरवाज़ा बंद कर अपने दादाजी को ढूंढने घर से बाहर निकल गया। आर्यन पूरे दिन अपने दादाजी को ढूंढता रहता, पर उसके दादाजी उसे कहीं नहीं मिलते। थक हार कर आर्यन घर लौटकर आया। दादी अभी भी सो रही थी। दादी के पास बैठकर उनके जागने का इंतज़ार करने लगा। तभी आर्यन के पास पापा कमरे में आए और उससे बात करने लगे और अपने के साथ चलने को कहने लगे, परंतु आर्यन ने इनकार कर दिया। शोर सुनकर दादी जाग गई तो आर्यन ने दादी से पत्र लिखाने को कहा। दादी उसे अपने हाथ अपने कमरे से ले गई और अपने बक्से से पत्र निकालकर आर्यन को दे दिया।
उसे पढ़कर आर्यन की आंखों में आंसू बहने लगे। आर्यन अपनी दादी से बोला, दादी आप चिंता न करें, दादाजी को मैं जल्द ही ढूंढ निकालूंगा। रात हो चुकी थी। आर्यन ने रात में ही अपना और दादी का सामान पैक कर लिया और सुबह सवेरे घर से दादी को लेकर जाने लगा तो उसके मम्मी पापा उस पर बरसने पड़े। आर्यन को बहुत गुस्सा आया और बोला, जो आप लोगों ने अपने माँ बाप के साथ किया है ना मैं वही भी अपने माँ बाप के साथ कर सकता हूँ। मेरे भी हाथ उठ सकता है, इसलिए मैं जो कर रहा हूँ उसमें बाधा डालने की कोशिश ना करें। ये सुनते ही दोनों पीछे हट गए। आर्यन अपनी दादी को लेकर घर से निकलकर एक किराए के मकान ले आया। उसे अपने दोस्त की मदद से जब वो दादाजी को ढूंढने आया तभी मकान किराए पर लिया था। आर्यन ने दादी जी को कमरे में आराम से लिटाया और नाश्ता ऑर्डर कर दिया। दादी और पोता मिलकर खाया। फिर आर्यन नहा धोकर दादी जी को सुलाकर अपने दादाजी के उसी ऑफिस पहुंच गया जहां प्रतिवर्ष उसके दादाजी अपने हस्ताक्षर करने आते थे। वहां जाकर उसे जानकारी हुई कि उनके हस्ताक्षर को तो पूरा वर्ष हो चुका है और आज कल में ही उनके हस्ताक्षर होने हैं। आर्यन वहां के एक अधिकारी को अपना फ़ोन नंबर देकर बोला कि सर, जैसे ही राज सिंह जी यहाँ हस्ताक्षर करने के लिए आएं, आप मुझे फ़ोन पर बता देना प्लीज़। आर्यन ने उस अधिकारी को सारी बात समझा दी और बता दिया कि मैं राज सिंह जी का पोता हूँ। अधिकारी ने आर्यन को वादा किया कि जब मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, आप निश्चिंत होकर घर जाएं। 2 दिन बाद राज सिंह जी के ऑफिस से फ़ोन आया। तो आर्यन ऑफिस पहुंच गया। जिस अधिकारी का फ़ोन आर्यन के पास आया था, उन्होंने राज सिंह जी को बातों में लगाकर रोक रखा था। आर्यन अपने दादाजी को देखते ही प्रणाम करता है। राज सिंह जी आर्यन को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। आर्यन ने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी, आप इतने दिन से कहाँ थे? राज सिंह जी ने बताया कि मैं एक घर से निकलकर वृद्ध आश्रम में रहने लगा था। ये सुनकर आर्यन की आंखों में आंसू आने लगे और आर्यन ने दादाजी को अपने साथ चलने को कहा तो दादाजी ने मना करने लगे, लेकिन आर्यन अपने दादाजी को ज़बरदस्ती करके घर आने को मना ही लेता है और उन्हें अपने साथ अपने कमरे में ले आया। अंगूरी जी राज सिंह जी को देखकर रोने लगी और उनके पैरों में गिर पड़ी और उनसे अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। राज सिंह जी ने अंगूरी जी को पैरों से उठाया और अपने सीने से लगा लिया। अपने दादा दादी को गले मिलते देख आर्यन बहुत खुश हुआ और खुद भी दोनों से चिपक गया। आर्यन ने अपने दादी पर बीती सारी बात अपने दादाजी को बताई और अपने माता पिता को सबक सिखाने के लिए बोला। आर्यन ने दोस्त की मदद से एक वकील को बुलाकर कोर्ट से एक नोटिस जारी कराया। नोटिस में लिखा था कि घर राज सिंह जी का है और 10 दिन में खाली करना पड़ेगा और नहीं किया जाता है तो प्रतिदिन 5000 का जुर्माना लगेगा। नोटिस देखकर आर्यन के माता पिता के होश उड़ गए। वह आर्यन के दोस्त से उनका घर का पता लगाते हुए और वहां पहुंच माता पिता के पैरों में गिर जाते हैं। राज सिंह जी उनको देखकर बहुत बुरी तरह भड़क जाते हैं
और 2-3 थप्पड़ रोहित को लगा देते हैं और कहते हैं, जो व्यवहार तुमने मेरे जाने के बाद अपनी माँ से किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। जाओ यहाँ से और 10 दिन में घर खाली कर देना, नहीं तो मैं तुमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर रोहित और मीरा डर जाते हैं और चुपचाप वहाँ से चले गए और उन्होंने घर का खाली कर दिया। छोटे से किराए के मकान में रहने लगे। अगले दिन आर्यन अपने दादा दादी को अपने घर ले आया और खुशी खुशी रहने लगा। आर्यन के माता पिता अब अपने अकेले वीरान घर से अपनी नीच कर्मों की सज़ा भुगत रहे थे। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।